आ रहा है ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात हम लोग जानते हैं। एक बार बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी है कि न्यूटन थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे और सेब गिरा, और उन्होंने कहा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। इसके बाद इस पे चर्चाएं शुरू हो गई, और चर्चाएं शुरू होते होते पता चला कि केवल अर्थ ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो क्या करता है, ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे या अपने सराउंडिंग्स में। तो बात हमको इसी की करनी है। सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग पढ़ने आ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग जब 9th क्लास में थे तो इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कभी। क्या कह रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कह रहा है कि अगर अपने पास कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मासेस हैं, तो हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2 है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा है ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m2। और अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो यहाँ पे केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन का कोई केस नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन का फोर्स होता है। कह रहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मासेस m1 और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये क्या बात है, पहली बात। दूसरी बात कह रहा कि ये जो फोर्स होगा अट्रैक्शन का, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग एक साथ कंबाइन करें, ये पहला बात है, ये दूसरी, तो देयर फोर वी गेट, हमें क्या मिल रहा कि f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो f है वो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। और हमें पता है एक बात कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी लगी है तो कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटाएंगे तो क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट आने के लिए तैयार। कांस्टेंट क्या आ रहा, कांस्टेंट आ रहा f इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब बात आती है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर है तो क्या इसकी कोई वैल्यू है, तो हम लोग कहेंगे हाँ इसकी वैल्यू होती है। क्या होती है, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, क्या यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बात आती है कि ये वैल्यू तुमसे कभी पूछ सकता है कि ये वैल्यू किसने फाइंड आउट करी। तो ये वैल्यू किसने फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू निकाली है हेनरी कैवेंडिश ने। जबकि जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कौन बता रहा है, न्यूटन बता रहा है। जी की वैल्यू है वो किसने निकाली है, कैवेंडिश ने। और जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये बात बता रहा है कौन, ये बात बता रहा है अपना न्यूटन भाई साहब। ठीक। तो अब बात आई कि लॉ, सबसे पहले लॉ लिख लेना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डैश लगा के इन्वर्टेड कॉमास, कभी भी डेफिनेट कोई लॉ लिखना हो ऐसे ही लिखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between
between two acting between two objects is directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोडक्ट ऑफ their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक, ये क्या है, लॉ। इसी लॉ के नीचे लिखोगे ये सारी कहानी कि दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच का डिस्टेंस आर है, इसको ऐसे बनाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी दोनों दिखा दी, और टोटल प्रोपोर्शनलिटी पता चल गई कितनी होगी, तो इक्वल टू लगाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट आ गया जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू है वो किसने बताई थी, कैवेंडिश ने। तो अब बात आई कि जो जी है, हमें पता चल गया कि F बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें G की, तो ये चला गया ऊपर F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F क्या है, F है फोर्स, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, F क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हमने इसकी जगह लग दिया न्यूटन। R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ क्या लगाया, मीटर और उसका स्क्वायर अपॉन, ये दोनों कौन है, मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये जी का क्या है, यूनिट। अगर तुमसे कोई कहते कि जी का यूनिट फाइंड करके दिखाओ, तो एकदम सस्ता मजबूत टिकाऊ तरीका, तुरंत लगाओ आंसर पाओ। अब बात आई कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर जी का यूनिट हमें पता है तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे, न्यूटन। न्यूटन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग रखते हैं MLT-2। ये कौन है, मीटर, मीटर के लिए क्या रखते हो, L2। ये कौन है, किलोग्राम, किलोग्राम के लिए क्या रखते हो, M, और पावर चढ़िए 2 तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या होगा, ये नीचे M कितने हैं, 2, ऊपर 1, तो ऊपर गया तो क्या बचा, M-1। बताओ, ठीक। उसके बाद L1 और L2 तो कितने होगा, L3। T कितना है, केवल -2, तो ये क्या होगा, जी का डायमेंशन फॉर्मूला M-1 L3T-2, M-1 L3T-2 क्या है हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है कैपिटल जी का। ठीक है, अब कोई तुमसे कहे कि यार एक बात बताओ कि जी को डिफाइन करो, तो हम लोग जानते हैं कि सिंस F इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर क्या हो जाए, इधर देखो, अगर क्या हो जाए, इफ दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना हो जाए, 1 किलोग्राम, माने दोनों ऑब्जेक्ट यूनिट किलोग्राम्स के हों, यूनिट मास के हों, दोनों ऑब्जेक्ट कितने मास के हों, यूनिट मास के हों, और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो, 1 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो जी किसके बराबर हो गया, F के। तो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F। ठीक, अब डिफाइन करेंगे कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी। देखो क्या बोल रहा, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल को कहते हैं हम लोग इज डिफाइंड एज, उसको लेके जाओ, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल को क्या कहते हैं, इज डिफाइंड एज, एफ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो क्या बोलोगे, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट masses which are kept unit distance apart from each other। ठीक, दोबारा सुनो, universal constant of gravitation is defined as force of attraction acting between two objects having unit masses which are kept unit distance apart from each other। ठीक, चलो लिखते हैं इस डेफिनेशन को, थोड़ा सा इसको कर देते हैं हल्का सा छोटा।
चलो क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज defined as force of attraction acting between two objects having unit masses, having unit masses and which are kept unit distance apart from each other। ठीक, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन की। ठीक है बात। अब अगर बात करें हम लोग ग्रेविटी ऑफ अर्थ की, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, न्यूटन ने। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, बोलो यही होता है। अगर हम लोग मान लो कि m1 को रिप्लेस कर दे m ऑफ e, मास ऑफ अर्थ से, किससे रिप्लेस कर दिया, मास ऑफ अर्थ से, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से, और जो स्मॉल आर है, माने दोनों के बीच की दूरी है, वो हमने ले ली आर ई प्लस एच। आर ई प्लस एच, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और हो सकता है रेडियस ऑफ अर्थ से किसी हाइट ऊपर हो, कौन, माने सरफेस ऑफ अर्थ जो है उससे कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट ऊपर है, तो देयर फोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का क्या, होल स्क्वायर। और अगर एच कितना हो, जीरो एट सरफेस ऑफ अर्थ, माने अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही हो, अर्थ के सरफेस पे ही हो, तो एफ क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, मान लो हम तुमसे कह देते कि कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से 800 किलोमीटर दूर है और उसका मास कुछ है, तो बताओ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, इस तरीके का कुछ होता तब क्या करते, तो उसकी बात हो रही। चलो मान, अब पहले नोट में एक वैल्यू देखो, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग कितना लिखते हैं, 6400 किलोमीटर, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, 20-25 किलोमीटर या 6371 किलोमीटर जो होता है वो लगभग माना जाता है कि सही है। 6400 किलोमीटर, या फिर इसी को मीटर में लिखोगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तुमसे कह दिया गया क्वेश्चन, मान लो कि भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से 800 किलोमीटर ऊपर है, कितने किलोमीटर, 600 ले लेते हैं, 600 किलोमीटर क्या है, ऊपर है, और इसका जो मास है वो कुछ कंसीडर कर लो, कितना कर लें, हाँ 1000 किलोग्राम ले लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन नहीं बनाते हैं इसको, आसान बना देते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 1000 किलोग्राम। हमसे कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालो, तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन आर ई, अगर हाइट है तो एच का
होल स्क्वायर बताओ, सही बात है। तो हमने देखा कि g तो कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻20, इसका मास कितना दिया है 1000, अपॉन में आर कितना होता है 6400, ध्यान से सुनो आर कितना होता है 6400, इसीलिए हमने 600 लिया इसको, ये 6400 ये 600 कितना हुआ 7000, 7000 क्या किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 7 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका क्या चढ़ा है स्क्वायर, ठीक है। 6400 इसकी रेडियस थी इतना, 600 ये, तो कितना हो गया 7000 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के करके रखा हम लोगों ने। अब ये कितना हो गया, इसकी पहले वैल्यू इतनी रखो, उसका 6.7 कर लिया करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल लगाते समय क्या रख दो 6.7, और ये कितना हो गया, पावर सारी इकट्ठी करो, ये 6 लिख लो पहले इधर, फिर 10⁻11 प्लस 24, ये देखो प्लस का 3, और ये 6 दूनी 12, नीचे से गई -12 आई, और नीचे कौन बचा 7749, तो ये हो गया f 6.7 इंटू 6/49, 10 की पावर सारी ले आओ, 24 और 3 27, और 11 और 12 23, कितनी बची 4 ना, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कुछ 0.8 या कुछ समथिंग आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 0.8 या 0.9 समथिंग कुछ आने वाला होगा, या 0.85 एक अप्रोक्सीमेट ले लिया हमने कुछ वैल्यू, 10⁴ न्यूटन। अगर ये कुछ और भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई तो करा ही लोगे तुम लोग, यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करके समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज समझ गए, मेन चीज थी वो। अब मान लो क्वेश्चन तुमसे कह दिया कि भाई साहब एक काम करो, ये बताओ कि एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, कितनी है 10 माइक्रोमीटर। क्या रहा है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ। तो सबसे पहली बात तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन कैसे पार्टिकल होते हैं, अल्फा भी होता पॉजिटिव, प्रोटॉन भी होता, याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो क्या पढ़ा, अल्फा ऐसे जा रहा है और एक कोई अल्फा अचानक से वापस हो गया ना, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, हम लोगों ने इससे कंक्लूजन निकाला कि जो न्यूक्लियस का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में बैठा है, और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, तो क्या कह रहा हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, माने रिपल्शन होता है, फोर्स किसका लगता है रिपल्शन का। तो तुमसे कोई पूछे क्या कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है, तो कहेंगे हाँ, अगर उनके पास मास है तो अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है, लेकिन वो बहुत वीक होगा, ठीक। तो देखो F की फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r², G कितना होता है 6.7, चलो रख लिया, m1 मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना था भाई 1.67 इंटू 10⁻27, और अल्फा का मास कितना होता 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27, और नीचे डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की 10 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब 10⁻6 का स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको 6.7 और ये हो गया 4, यहाँ पे किसी एक को 1.6 कर लो, किसी को 7 कर लो, नहीं करना है दोनों को 1.7 कर लो। सॉल्व करने के लिए हमने क्या ले लिया, दोनों को 1.7 1.7, और 10 की पावर खींचो सब एक साथ, देखो एक 10 ये -6, तो -5 बचा, -5 का स्क्वायर -10, तो ऊपर आएगा +10, तो ये +10 लिख दिया हमने, -27 कितने हो गए -54, और ये -11, ठीक है।
तो 11 और 10 -1, तो ये -55 बचा, 10⁻55। और इनका तुम्हें कराना मल्टीप्लाई, 17 × 17 कितना होता, 289, और ये 1.6 1.67 थे कुछ, तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 280 ले लो, 2.8 लिख लिया हमने। इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2.8। ये कौन है, 4, ये कौन है, 6.7। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो कुछ कुछ कराओ मल्टीप्लाई, जो भी आए, इंटू 10 की पावर कितनी है, -55 न्यूटन। एक बात बताओ, 10 की पावर -55, -55 का मतलब बहुत छोटा है कि नहीं है? इसका मतलब कि दो पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे तो भी उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, लेकिन बहुत वीक, इतना वीक लगेगा कि कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे तुमसे कोई पूछे कि क्या दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लग सकता है, तो क्या कहेंगे, हाँ। क्यों? क्योंकि दोनों के पास क्या है, मास। लेकिन दोनों का रिपल्शन का फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा, इसीलिए अट्रैक्शन का फोर्स काम नहीं करेगा। फिर बात आती है कि अट्रैक्शन का फोर्स का क्या लॉजिक है। अगर मान लो ये हमारा मार्कर है या पेन है या जो भी बोल लो इसको, इसके पास कुछ मास है, माने ये हो सकता है कि हो 70-75 ग्राम का, माने मास है इसके पास। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, वो अगल बगल जितने ऑब्जेक्ट होंगे जिनके पास मास होगा, सब पे क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ठीक। लेकिन ये फोर्स कैसा है, बहुत वीक है। ये कब बढ़ेगा, जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। अब अपने पास सबसे बड़ा यहाँ पे धरती पे क्या है, धरती माता स्वयं। तो इसीलिए अर्थ सबको क्या कर रखी है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखी है। लेकिन अर्थ खुद किससे अट्रैक्टेड है, सन से ना। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि अपने जो सी हैं उनमें अचानक से लहरें आती हैं एकदम लंबी लंबी ना। क्यों आती, जिनको टाइड्स कहते हैं हम लोग, ज्वार भाटा कहते हैं हिंदी में। क्यों आती हैं वो आती हैं किस वजह से, मून के अट्रैक्शन से। मून के पास मास है, और मून जब थोड़ा सा अर्थ के आसपास से गुजरता है सी के रीजन से, तो वहां के पानी को खींचने लगता है ऊपर की तरफ ना। और पानी को जब खींचेगा तो अर्थ भी खींच रही, लेकिन वो भी अपना इफेक्ट दिखा रहा। लेकिन क्या अर्थ से पानी छोड़ के ऊपर चला जा रहा, नहीं, है तो अर्थ पे, क्योंकि अर्थ ज्यादा तेज खींच रही, लेकिन वो भी कुछ खींच रहा, तो इसीलिए पानी बार बार उछाल मारता रहता ना। और ऐसी कोई भी चीजें देखो, सन क्या कर रहा है, सबको अट्रैक्ट करके रखा अपनी तरफ। हम लोगों ने सुना है कि जो एक बेल्ट होती है, अपने अर्थ के बाद कौन आता, प्लैनेट्स में कौन है अर्थ के बाद, बताओ। मंगल, मंगल के बाद जुपिटर ना। इनके बीच में क्या पाई जाती है, कोई बेल्ट पाई जाती है, एक बेल्ट पाई जाती है ना एस्टेरॉइड्स की। तो ये क्या करते हैं, इनको रोक के रखा है अपने अट्रैक्शन से, ग्रेविटेशन के, उसको रोक के रखा है, इसीलिए वो बेल्ट वहां है। अगर उसका अट्रैक्शन कम होता तो ये सारे एस्टेरॉइड्स आते गिरते कहाँ पे, आके अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ पहुंचने लगते सब के सब। तो ये सब ग्रेविटेशन का कमाल है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ग्रेविटेशन का फोर्स कैसा फोर्स है, तो वीक फोर्स। चार तरीके के फोर्स होते हैं, इसमें सबसे वीक फोर्स कौन है, ग्रेविटेशन। लेकिन तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही देखो सब कुछ चल रहा। इसका मतलब कि सोचो स्ट्रॉन्ग फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जितना ज्यादा अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के अंदर सारे पार्टिकल बैठे रहते हैं एक दूसरे के साथ, वो फोर्स क्या होता है, सबसे ज्यादा खतरनाक, माने सबसे बड़ी वैल्यू उन्हीं की होती। और सबसे छोटी वैल्यूज किनकी आती, इनकी। माने ग्रेविटेशन फोर्स सबसे क्या है, वीक फोर्स होता है। ठीक। अच्छा, मान लो कि इस पेन को हमने अपने हाथ पे ले लिया, इसको ऊपर की छत भी अट्रैक्ट कर रही, नीचे की धरती भी कर रही, ये भी कर रहा, सब चौतरफा अट्रैक्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा। लेकिन ये जगह नहीं छोड़ रहा, क्यों, क्योंकि हर तरफ के अट्रैक्शन ने इसको क्या कर रखा है, बैलेंस करके रखा हुआ है। लेकिन अगर अभी हम मैं हाथ हटा दूं यहाँ से अपना, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि अभी ये क्यों रुका है, क्योंकि नीचे वाले अट्रैक्शन को तो हमारे हाथ ने थोड़ा सा रोक के रखा हुआ है। बाकी जो इधर उधर नहीं भाग रहा है ये, वो क्यों, क्योंकि जितना अट्रैक्शन वो लगा रही, कोई वो लगा रहा, कोई यहाँ से लगा रहा, कोई ये बोर्ड लगा रहा होगा, पंखे लगा रहा होगा, लाइट लगा रहे होगी, हम खुद लगा रहे होंगे इसके ऊपर अट्रैक्शन, तुम लोग भी लगा रहे होगे।
तो जिस जिस ऑब्जेक्ट के पास मास है वो क्या करेंगे, सबके सब अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे, लेकिन जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसी की तरफ सब जाएंगे। तो सबसे ज्यादा मास किसके पास है, अर्थ के पास। अर्थ पे अगर मौजूद हो तो अर्थ से ज्यादा मास हो सकता क्या, नहीं, ऑब्वियस अर्थ से कम मास होगा। तो इसी वजह से सारे ऑब्जेक्ट किसकी तरफ है, अर्थ की तरफ। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ के चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि अर्थ के अपने चारों तरफ क्या है, मान लो ये धरती माता है अपनी, और इनके चारों तरफ ऐसे हम लोग देखते हैं ना, बचपन में पढ़ा ज्योग्राफी में कि लेयर्स ऑफ अर्थ होती हैं। लेयर्स ऑफ अर्थ क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर होती हैं। तो इन एटमॉस्फियर्स की जो लेयर है इनमें हमने पढ़ा अलग अलग टाइप की गैसेस देखने को मिलती है। अगर गैस है तो गैस क्या होती है, किसी चीज का एटम और मॉलिक्यूल से बनी होंगी। एटम मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मास है उनके पास। मास है तो ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ग्रेविटेशन का फोर्स लगा कौन रहा होगा, स्वयं धरती माता लगा रही होंगी, अर्थ लगा रही है अपनी। तो इसीलिए सबको क्या करके रखी है, अट्रैक्ट करके रखी है। इसीलिए एटमॉस्फियर अर्थ पे पाया जाता है। लेकिन मून पे एटमॉस्फियर नहीं पाया जाता। क्यों, क्योंकि मून पे जो एक्सेलरेशन, जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है। और वीक फोर्स जब अट्रैक्शन का बात है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑलरेडी वीक है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में मून का मास क्या है, बहुत कम। और वो क्या करता है, वहां पे गैस को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए गैस क्या कर जाती है, स्केप कर जाती है। तुमसे सवाल कभी कभी पूछ सकता है कि मून पे एटमॉस्फियर क्यों नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अर्थ के कंपैरिजन में। तुमने सुना होगा कि अगर तुम्हारा वेट यहाँ पे इतना है तो मून पे कितना हो जाएगा, नाइन्थ क्लास में कितना हो जाता, 1/6, माने जितना अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ आता है उससे 1/6 लगता वहां पे ऊपर, ठीक है। तो इस कारण से मून पे एटमॉस्फियर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात आ रही किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को ये भी देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नीचे आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, अर्थ जो रोटेट कर रही है इसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी। कभी तुमने सुना होगा कि अर्थ जो है पोल पे फ्लैट है और इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ऐसा सुना। इसीलिए हम लोग कहते हैं अर्थ का शेप कैसा है, ओवल, ओवल शेप है। अर्थ का शेप ओवल है, क्यों, क्योंकि जो कैप स्मॉल जी है माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनकी वैल्यूज क्या है, थोड़ी सी अलग अलग है पोल पे और इक्वेटर पे। इसी वजह से रेडियस इक्वेटर पे कुछ और है, पोल पे कुछ और। इसको देखेंगे हम लोग डीप में अगली क्लास में। और ये यहाँ पे कहानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म होती है। इसमें से काफी सारी बातें हम लोग 9th से पढ़े थे, लेकिन अब जो अगले लेक्चर में आएंगे तो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।